Very good evening, my dear friends, and all my elders, and each and every viewers of my YouTube channel. Very welcome once again to my YouTube channel, Learn with Joita. And sorry for the gap I have created since the last interaction, you and me. And from today, I will try that there should be one video at least for any with any topic from today, so that who are regularly watching my videos get benefit from this, and it will be beneficial for me too. So today we are going to discuss about a very important topic of CPC, that is cause of action. So in my last session of CPC, I have discussed background of CPC, then a bird's eye view of CPC, and today we are going to discuss about cause of action. So cause of action एक बहुत जरूरी शब्द है CPC के लिए. Why? Because the term cause of action is mentioned in CPC in various places. आप ऑर्डर 1 रूल 8 में चले जाइए, ऑर्डर 2 रूल 2 में चले जाइए, ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पे एक कॉज ऑफ एक्शन को डील किया गया है. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड इफ़ यू गो टू ऑर्डर 2 रूल 2, तो आपको वहाँ पे मेंशन मिलेगा. ऑर्डर 2 रूल 2 में ये मेंशन है दैट the cause of action, the plaintiff must mention the cause of action. जो हम प्लेंट डालते हैं किसी भी सिविल एक्शन को मूव करने के लिए, सिविल कोर्ट को मूव करने के लिए, कोई भी सिविल एक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हम पहला काम करते हैं, प्लेंट डालते हैं, प्लेंट देते हैं. सो व्हेन वी फाइल अ प्लेंट अगेंस्ट अ डिफेंडेंट, देन as per order 2 rule 2, the plaintiff must mention the cause of action if it is to be instituted as a suit, and if it has not mentioned, then the plaintiff will be rejected by the court. अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन का जिक्र नहीं है तो वो प्लेंट रिजेक्ट होने योग्य है. ठीक है. अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो वो प्लेंट रिजेक्ट कर सकती है कोर्ट. यह हमको ऑर्डर 2 रूल 2 में मिलता है. दैट मीन्स हम लोग समझ सकते हैं कि कॉज ऑफ एक्शन कितनी नेसेसरी है सीपीसी में. हाउएवर वो क्रिमिनल लॉ में भी नेसेसरी है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. मिक्सअप कर देंगे तो हम लोग पजल्ड आउट हो जाएंगे. Now we are talking about only civil right and civil cause of action, तो हम लोग CPC तक ही रेस्ट्रिक्ट रहेंगे. ठीक. अब मान लीजिए कि मैं एक कॉलेज की प्रोफेसर हूँ, मेरे हस्बैंड कहीं जॉब करते हैं, मेरे बच्चों का एग्ज़ाम है, और मेरे कोई भी पड़ोसी है XYZ, उनका मेरे से कोई दुश्मनी है, और उसी दुश्मनी के चलते उन्होंने मेरे घर के बाहर एक नेकेड इलेक्ट्रिक वायर बिछा के रख दिया. ठीक. अब जिसके वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती. हाँ, अब यहाँ पे मेरे को रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी हुआ, लेकिन हम लोग क्रिमिनल लॉ को उसको अभी हम लोग सेपरेट रखते हैं. ठीक है. अब उन्होंने जो नेकेड लाइव इलेक्ट्रिक वायर जो मेरे घर के बाहर बिछा के रखे हैं, जिसके वजह से ना मैं अपने कॉलेज जा पाई, वहाँ से कॉलेज से मेरे को सस्पेंड कर दिया गया, मेरे हस्बैंड जॉब पे नहीं जा पाए, उनको भी अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ा, मेरे बच्चे का इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम था वो नहीं दे पाया, इसके लिए उसको भी नुकसान हुआ. अब मेन कॉज ऑफ एक्शन क्या है? मेन कॉज ऑफ एक्शन है कि इन्होंने कोई भी XYZ हो जिनके साथ दुश्मनी है, इन्होंने इस दुश्मनी के चलते ये जो इलेक्ट्रिक वायर मेरे घर के सामने बिछाए हैं, नेकेड इलेक्ट्रिक वायर, लाइव इलेक्ट्रिक वायर, ये कॉज ऑफ एक्शन.
अब इस वजह से क्या क्या मेरे को नुकसान हुआ, क्या क्या मेरे को नुकसान हुआ, व्हाट कैन आई क्लेम। क्लेम में क्या क्या आएगा कि मेरे को जब जॉब से मेरे को निकाल दिया गया, मेरे पति को जॉब से निकाल दिया गया, मेरे बच्चे को जॉब से निकाल दिया। रिलीफ हम क्या क्या क्लेम करेंगे कि हाँ इस जॉब से मेरे को निकाल दिया गया, तो शायद हो सकता है कि सिविल लॉ में क्या है, कंपेंसेशन है, तो हम इसके बदले में कंपेंसेशन क्लेम करेंगे। ठीक, तो ये हो गया 3 चीज़ों का अलग अलग कि मेन कॉज ऑफ एक्शन क्या है। अगर कहीं पे भी किसी भी चीज़ से ये सवाल उठता है कि वजह क्या है, क्यों आए हो भैया, इस सवाल का जवाब जो देता है, आंसर जहाँ से मिल जाएगा, दैट इज कॉज ऑफ एक्शन। बिकॉज इन सिविल लॉ वी नो दैट इट इज द प्लेंटिफ हु इज डोमिनस लिटस। प्लेंटिफ क्या है सिविल लॉ में? प्लेंटिफ पूरे बोट का, पूरे शिप का कप्तान वही है, प्लेंटिफ है। ही इज मूविंग द कोर्ट। अब बेवजह तो वो कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करेगा, बेवजह कोर्ट को मूव नहीं कर सकता, ये पावर नहीं है उसको। तो कोई ना कोई रीजनेबल ग्राउंड होना पड़ेगा, कोई ना कोई वजह होना पड़ेगा जिसके वजह से वो कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ है, जिसके वजह से वो अनुतोष मांग रहा है, रिलीफ क्लेम कर रहा है, तब जाके कॉज ऑफ एक्शन बनता है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? मेन वजह। जैसे हम लोग कभी ऐसा होता है कि हम लोग कहीं जा रहे होते हैं, अचानक से बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ दिखता है, कुछ एबनॉर्मल चीज़ें, तो पहला सवाल अपना क्या होता है, क्या हुआ है भैया? दैट मीन्स वी आर आस्किंग द कॉज ऑफ एक्शन कि यहाँ पे या कोई किसी को मारा है तो पहला सवाल क्या होता है, क्यों मार खाया? कॉज ऑफ एक्शन, क्या गलती किया था कि जिसके लिए उसको मारा गया। अब ये कॉज ऑफ एक्शन पहले क्या होता था कि उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते थे एग्ज़ाम में, बट सिंस फ्यू इयर्स ये क्या हुआ है कि एज ए शॉर्ट नोट इस कॉज ऑफ एक्शन को दिया जाता है एग्ज़ाम में। So that is why cause of action is also very important as well as in CPC and as well as also for our view of examination purpose। short note के हिसाब से cause of action आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि हमारा एक सिविल राइट है। पहला हमारा एक सिविल राइट है, सिविल राइट को इन्फ्रिंजमेंट किया है। जैसे हमारा सिविल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है, किसने किया है? डिफेंडेंट ने किया है। When our civil right is get infringed, this is our cause of action। ठीक है, किसने किया है? डिफेंडेंट ने किया है। अब हम क्या करेंगे? प्लेंट दाखिल करेंगे। प्लेंट में हम क्या करेंगे? क्लेम करेंगे कि हमारा ये नुकसान हुआ है, एंड हम लोग क्या सीख करेंगे? रिलीफ सीख करेंगे। ठीक, हम लोग रिलीफ सीख करेंगे। ठीक है, अब हम लोग कॉज ऑफ एक्शन को पहले समझते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि वी ऑल हैव द सिविल राइट एंड दिस राइट इज टू बी रिस्पेक्टेड बाय द अदर्स। व्हेन देयर इज एनी इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट देन द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। वजह अराइज हो जाती है टू मूव द कोर्ट दैट यस माई सिविल राइट इज गेट इन्फ्रिंज्ड एंड नाउ आई एम seeking relief from the court against XYZ who are defendants। Okay, so infringement of civil right gives rise to cause of action। cause of action कौन डिसाइड करता है? cause of action is decided by the court। cause of action कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, कॉज ऑफ एक्शन बहुत बड़ा नहीं था, तो वो छोटा मोटा रिलीफ में एडीआर वगैरह, मेडिएशन वगैरह में हम लोग भेजता है ना। अगर उनको लगता है कि कॉज ऑफ एक्शन बहुत मिनिमल है एंड उसको आइदर तो 1 हियरिंग में ख़त्म हो सकता है या तो वो मेडिएशन या एडीआर में ख़त्म हो सकता है, तो वो पूरा सूट को मेडिएशन में भेज सकते हैं प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के कंसेंट के साथ। ठीक, तो अब क्या हुआ कि पहला है कि अपना there is infringement of civil right which gives rise to the cause of action। who will decide the cause of action? The court will decide the cause of action।
कॉज ऑफ एक्शन को ब्रॉडली क्या बोलते हैं? ब्रॉडली व्हेन वी टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ एक्शन, ब्रॉडली स्पीकिंग, which cause of action is the thing, is the action which compels a person to go to court. आपको मजबूर कर देता है कि हाँ आप कोर्ट जाइए बिकॉज ऑफ द एक्ट। हमने जो एग्जाम्पल अभी समझने की कोशिश की कि बाहर में जो इलेक्ट्रिक वायर बिछा दिए थे, कि इस घटना के वजह से क्या हुआ, मेरे बहुत सारे नुकसान हो गए। नाउ दिस कंपेल्स मी टू गो टू कोर्ट टू सीक रिलीफ। ओके, cause of action are the circumstances which lead a plaintiff to file a suit and prove to get a relief. अब प्रूफ कौन करेगा, ये बात है ना। अब प्लेंटिफ गया है, प्लेंटिफ बता रहा है कि सर हमारे साथ ये हुआ है, ये सब घटना हमारे साथ हुआ है जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान हो गए हैं, ये हो गया है, हम इसे हमको ऐसे तकलीफ हुई है, हमको इसी दिक्कतें हुई हैं। तो ये जो बता रहा है प्लेंट में, तो यही अगर उसको जजमेंट अपने फेवर में चाहिए तो वही कॉज ऑफ एक्शन बताएगा और इसको प्रूफ भी वही करेगा। ठीक है, प्लेंटिफ ही करेगा। क्या करेगा कि कॉज ऑफ एक्शन आर द सर्कमस्टेंसेस, कैसे सर्कमस्टेंसेस? अगर हम उसी एग्जाम्पल को इलेक्ट्रिक वायर वाला, कि मेरे घर के बाहर किसी ने दुश्मनी के चलते नेकेड इलेक्ट्रिक वायर बिछा दिया है जिसके वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती, तो इसके वजह से ये कॉज ऑफ एक्शन हो गया। अब सर्कमस्टेंसेस क्या क्या हुआ कि मेरा नौकरी छूट गया, मेरा हस्बैंड का नौकरी छूट गया, मेरा बच्चे का जो एग्ज़ाम था उसमें वो अपियर नहीं हो पाया। ये 4-5 या और ज़्यादा सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं या एक ही सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। तो ये क्या किया, इसके वजह से क्या हुआ कि मुझे कोर्ट तक जाना पड़ा। बीइंग अ प्लेंटिफ आई मूव द कोर्ट टू सीक रिलीफ। तो बेसिकली क्या है कॉज ऑफ एक्शन, क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ फैक्ट। बेसिकली कॉज ऑफ एक्शन क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ फैक्ट विच द प्लेंटिफ विल प्रूव टू गेट ए रिलीफ in his favor, to get a judgment in his favor. In other words, cause of action means all condition and all circumstances exist which plaintiff has to prove and defendant disprove for getting any relief. अब ए अगर प्लेंटिफ है, ए अगर बोल रहा है कि yes this is the cause of action or the causes of action, the ओनली वन एक्ट। अगर हम वही इलेक्ट्रिक वाला जो एग्जाम्पल वेयर वाला एग्जाम्पल है उसको लेते हैं कि हाँ इलेक्ट्रिक वेयर उन्होंने बिछाया, ये एक एक्शन है, ये एक एक्ट है। इस एक्ट के वजह से कॉजेस ऑफ एक्शन या कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। दैट मीन्स कॉज ऑफ एक्शन या कॉजेस ऑफ एक्शन क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ फैक्ट है, इकट्ठे बहुत सारे चीज़ें। अब इसको प्रूव करना पड़ेगा। अब अगर मेरा वाला एग्जाम्पल में लिया जाए तो XYZ कोई भी हो जिन्होंने मेरे घर के बाहर वो नेकेड इलेक्ट्रिक वायर बिछाया था, उसका एक्ट के वजह से बहुत सारा कॉजेस ऑफ एक्शन मेरे एराइज हो गए। कैसे कि अब मेरा नौकरी छूट गया, मेरे हस्बैंड के नौकरी छूट गया, मेरा बच्चे का एग्ज़ाम नहीं दे पाया। ठीक, अब ये बंडल ऑफ फैक्ट्स कॉजेस ऑफ एक्शन को लेके मैं क्या करेगा, मैं प्लेंट बनाएंगी। मैं प्लेंट को लेके कहाँ जाऊंगी? सिविल कोर्ट में दाखिल करूंगी। ठीक, अब ये सब जो हुआ है इसको प्रूफ कौन करेगा? आई, बिकॉज आई एम द प्लेंटिफ एंड हु विल डिस्प्रूव? द डिफेंडेंट। द अपोजिट पार्टी विल डिस्प्रूव इट कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, या ये जो बोल रही है कि इनका जॉब छूट गया या ये तो जॉब करती ही नहीं थी, ये तो हमेशा घड़ी में बैठी रहती थी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था। द पर्सन who moved the court to get a relief in his favor will always has the burden to prove all the causes of action and the defendant will disprove। ठीक, अब यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि एक सिविल राइट है, एक सिविल राइट इन्फ्रिंजमेंट हुआ है। जो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ सिविल राइट हुआ वहीं से कॉजेस ऑफ एक्शन अराइज हुआ, और ये कॉज ऑफ एक्शन लेके कोर्ट में कौन मूव करेगा? प्लेंटिफ मूव करेगा। व्हाई? बिकॉज प्लेंटिफ इज द डोमिनस लिटस
पूरे शिप का कैप्टन होता है प्लेंटिफ इन सिविल लॉ, एंड ही विल प्रूव द कॉजेस ऑफ एक्शन टू whom, to the court, and the court will give relief, and डिफेंडेंट क्या करेगा, इसी चीज को डिस्प्रूव करेगा कि नहीं हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक, अब कॉज ऑफ एक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी सूट। जैसे कि मैंने पहले ऑर्डर टू रूल 2 का बात किया कि अगर प्लेंट में, उसमें क्या लिखा है ऑर्डर टू रूल 2 में कि प्लेंट मस्ट हैव द कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंट में कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं तो ये क्या है, ये प्लेंट रिजेक्ट होने योग्य है, ये प्लेंट कोर्ट रिजेक्ट कर सकती है। तो कॉज ऑफ एक्शन अगर वजह ही नहीं है, अगर आपके पास वजह ही नहीं है कि आप क्यों कोर्ट के पास गए हो, इफ द प्लेंटिफ डजंट हैव एनी प्रॉपर रीजन, एनी cause of action for which he is seeking relief to the court, then why he has came, then the plaint should be rejected. That means he is wasting the time of the court. ठीक, तो उसका प्लेंट क्या करने योग्य है, कॉज ऑफ एक्शन ही नहीं है तो प्लेंट को हटाओ, खाली करो, खाली। ऐसे ही बहुत सारा पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन है भाई अपने देश में। ठीक, अब देखिए हम लोग कुछ लीडिंग लैंडमार्क केसेस के हिसाब से हम लोग कॉज ऑफ एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक हम लोग क्लियर है कि कॉज ऑफ एक्शन क्या है। कोई एक एक्ट के वजह से सिविल राइट अपना इन्फ्रिंज होता है तब ये कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है, या इट मे बी अ कॉजेस ऑफ एक्शन। अब इस 3 शब्द को हम लोग तोड़ने के अगर देखते हैं कि आप तोड़ के देखिए, कॉज ऑफ एक्शन, ठीक, 3 शब्द है, इसको डाइसेक्ट करिए। कॉज ऑफ एक्शन इन द कोर्ट, किस वजह से आप कोर्ट आए हैं। अगर आपके पास वजह नहीं है तो एज पर ऑर्डर टू रूल 2 योर प्लेंट इज लायबल टू बी रिजेक्टेड। अगर आपके पास योग्यता नहीं है कि आपका कॉज ऑफ एक्शन नहीं है तो आपका ये प्लेंट सुनने योग्य ही नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? बंडल ऑफ फैक्ट है जिसको कौन मूव करेगा? प्लेंटिफ मूव करेगा। वाई? बिकॉज इन सिविल लॉ प्लेंटिफ इज द डोमिनस लेटर्स हु मूव द कोर्ट and he will prove the cause of action and the defendant will disprove it to get a judgment in his favor or relief in his favor। ठीक, प्लेंटिफ उसको प्रूफ करेगा तब ना उसको रिलीफ मिलेगा। अगर प्लेंटिफ इस चीज़ को प्रूफ ही नहीं कर पाता है तो कोई वजह ही नहीं बचा। ठीक, and cause of action is the very basic foundation of every suit। ओके, अब देखिए एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हरि शंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी 2001 सुप्रीम कोर्ट। आई एम once again quoting the name, हरि शंकर जैन वर्सेस सोनिया गांधी 2001 सुप्रीम कोर्ट। In this case, what the Honorable Supreme Court has held, the expression cause of action means that every fact which is necessary for plaintiff to prove in order to support his right to a judgment by the court। मतलब क्या बोल रहा है कि cause of action क्या है? cause of action वो expression है, वो एक्सप्रेशन है जिसका मतलब होता है कि वो ईच एंड एवरी फैक्ट जो जरूरी है किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। क्या करने के लिए? जो जरूरी है प्लेंटिफ के लिए टू प्रूव, जो प्लेंटिफ प्रूव करेगा। किस कारण के लिए प्रूव करेगा? इन ऑर्डर टू सपोर्ट हिज राइट। किस वजह से? अपने राइट, जो उसका सिविल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वो सिविल राइट को सपोर्ट करने के लिए वो इस कॉज ऑफ एक्शन को प्रूव करेगा
टू अ जजमेंट बाय द कोर्ट। क्या चाहिए उसको कोर्ट से? जजमेंट चाहिए। जजमेंट में वो क्या सीख करेगा? रिलीफ सीख करेगा। जजमेंट में उसके फेवर में रिलीफ दिया जाएगा। ठीक। इफ द प्लेंटिफ फेल्स टू गिव एनी फैक्ट इट वुड बी इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन। अगर प्लेंटिफ एवरी फैक्ट जो कॉज ऑफ एक्शन को एराइज किया है उसको वो सही तरीके से वर्णना नहीं कर पाता है, वर्णित नहीं कर पाता है, देन द प्लेंट विल बी कंसिडर्ड एज एन इनकम्प्लीट प्लेंट। प्लेंट को क्या माना जाएगा? वो आधा अधूरा प्लेंट है, इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन है, वो इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन है एंड द क्लेम इज बार्ड। अगर वो पूरी तरीके से अपना कॉज ऑफ एक्शन को प्लेंट में ईच एंड एवरी डिटेल फैक्ट्स के साथ अगर वो बता नहीं पाया, एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो कोर्ट उसको क्या समझेगा? उसको इनकम्प्लीट कॉज ऑफ एक्शन समझेगा। जहाँ पे उसकी नुकसान क्या है? उसको ये नुकसान है कि उसका जो क्लेम उसने किया है कि हमारे साथ ये हुआ है, ये हुआ है, ये दिक्कतें हुई, ये परेशानी हुई है, उसको बार कर दिया जाएगा। ठीक। Once again, I would like to read the judgment that the Honorable Supreme Court held that the expression cause of action means that every fact which is necessary for plaintiff to prove in order to support his right to a judgment by the court. If the plaintiff fails to give any fact, it would be incomplete cause of action and the claim is barred. अब दूसरा केस आया, इसमें कॉज ऑफ एक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने एक वाइडर व्यू लिया, एक नैरोअर व्यू लिया। ठीक। तो ये केस का साइटेशन है राजस्थान हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2001 सुप्रीम कोर्ट। The Supreme Court had taken two views in this particular judgment on the point cause of action. Taking the narrow view, the Supreme Court held that only the circumstances and cause of action is a narrow view. मतलब सिर्फ आप वही circumstances बता रहे हैं जिससे आपका वजह बना कि to move the court, to move the civil court, to take a civil action against the defendant, only वही circumstances अगर आप ले रहे हैं तो ये cause of action का narrow view है। अब wider view क्या है? Taking wider view, the Supreme Court held that where every fact which has to be proved to get a judgment in favor must be laid down. Cause of action में वो सारे फैक्ट को लिखे जाएंगे जहाँ से भी हमको प्रूव करना पड़े किसके वजह से कि जजमेंट मेरे फेवर में हो, जजमेंट में मेरे को रिलीफ मिले, इस वजह से मेरे को पूरा ईच एंड एवरी फैक्ट को मुझे लिखना चाहिए कॉज ऑफ एक्शन के बारे में। वाइडर व्यू एनकम्पस every single fact to get a judgment in favor. It must be a bundle of facts that should be proved to get a favorable judgment. Supreme Court said that plaintiff should be of wider view. अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि प्लेंट में बहुत डिटेल्स में एवरी फैक्ट को, एवरी कॉजेस ऑफ एक्शन को डिटेल्स में लेके आना चाहिए so that the cause of action will be proved before the court to get a judgment, a favorable judgment in favor of the plaintiff. And defendant का काम क्या है? वो इस चीज को डिस्प्रूव करेगा। ठीक। अब बात ये आता है कि कॉज ऑफ एक्शन हम लोग समझ लें कि हमारा एक सिविल राइट है जिसको इन्फ्रिंज किया। किसने इन्फ्रिंज किया? ऑब्वियसली डिफेंडेंट ने इन्फ्रिंज किया। और इसने जो इन्फ्रिंज किया, ए बी सी डी जो भी डिफेंडेंट है, हम लोग गैस करते हैं डी इज द डिफेंडेंट। ओके। अब डी ने जो मेरा राइट इन्फ्रिंज किया, वो जिस एक्ट से मेरा राइट इन्फ्रिंज किया वहीं से मेरा कॉज ऑफ एक्शन या कॉजेस ऑफ एक्शन एराइज हुआ। कॉज ऑफ एक्शन क्या है? इट्स अ बंडल ऑफ फैक्ट है विच इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द प्लेंटिफ टू मूव द कोर्ट
to get a relief in favor of him. And ये जो बंडल ऑफ फैक्ट्स है, जो कॉज ऑफ एक्शन है, इसको कौन प्रूफ करेगा? अब ये सवाल आता है। तो जो गोल्डन प्रिंसिपल लेड डाउन है इंडियन एविडेंस एक्ट में, सेक्शन 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, अगर आपके पास बेयर एक्ट है इस टाइम तो आप खोल के देख सकते हैं। 101 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, द पर्सन हु मूव द कोर्ट विल ओनली प्रूव। इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 101 क्या कहता है? हु वांट्स अ जजमेंट इन हिज फेवर विल प्रूव द फैक्ट। तो अब जब एक प्लेंटिफ है, उसका राइट इन्फ्रिंज हुआ एंड ही laid a plaint, he filed a plaint with a cause of action before the court to get a judgment in his favor. उसको जजमेंट अपने फेवर में चाहिए, दैट इज वाई ही हैज़ मूव द कोर्ट। तो अब ये जो कॉज ऑफ एक्शन है उसको प्रूव करने की बर्डन किसके ऊपर है? प्लेंटिफ के ऊपर है, बिकॉज अगर वो प्रूफ नहीं करेगा तो जजमेंट उसके फेवर में नहीं होगा। ये 101 में भी, इंडियन एविडेंस में भी, एक्ट में भी आपको यही मिलेगा। ही हु मूव्स द कोर्ट टू गेट अ जजमेंट विल प्रूव द फैक्ट। ये गोल्डन प्रिंसिपल है। ही हु विल मूव द कोर्ट, उसको प्रूफ करना पड़ता है। ठीक, अब देखिए हम लोग पाथवे, एक पाथवे पे हम लोग चल रहे हैं, एक पाथवे पे हम लोग चल रहे हैं। सॉरी, आई डोंट हैव blackboard, sometimes it's make very difficult for me to make you understand very clearly. अगर मेरे पास ऐसा कोई साधन होता कि मैं आपको दिखा सकती ना, तो मैं लिख के आपको दिखा। अब देखिए एक पाथ वे हम लोगों ने फॉलो कर लिया। तो पाथ वे क्या है? एक सिविल राइट है जो इन्फ्रिंज्ड हो गया। सिविल राइट जब इन्फ्रिंज्ड हुआ तो कॉज ऑफ एक्शन एराइज हो गया। कॉज ऑफ एक्शन जब एराइज हुआ तो आप क्या किए? आप सूट दाखिल किए। सूट में पहला आप क्या किए? प्लेंट दाखिल किए। ठीक, मतलब जब आपने प्लेंट दाखिल किया तो आपने सीपीसी में एंटर कर लिया, सिविल प्रोसीजर में अपने कदम रख दिए। अब आपने प्लेंट में क्या लिखेंगे? अपना क्लेम लिखेंगे। क्लेम क्या है? कि हमारा ये दिक्कत परेशानी, और उसके साथ आप क्या करेंगे? रिलीफ क्लेम करेंगे, रिलीफ मांगेंगे। अब आपको अनुतोष चाहिए। क्लेम और रिलीफ दोनों अलग चीज़ है। क्लेम में हम लोग अपनी दिक्कत परेशानी बताते हैं। पहले प्लेंट, पूरा कागज प्लेंट, ओके। प्लेंट में हम लोग क्या लिखते हैं? कॉज ऑफ एक्शन, दैट यस माय सिविल राइट हैज इन्फ्रिंज्ड बाय दिस एक्ट। एंड उसके बाद जब कॉज ऑफ एक्शन हम लोगों ने लिख दिया तो इस घटना के वजह से मेरे साथ क्या क्या दिक्कत परेशानी, मेरा क्या नुकसान हुआ, दिस इज क्लेम। उसके बाद हम क्या रिलीफ सीख कर रहे हैं, हमें अनुतोष में क्या चाहिए, तब ये आता है रिलीफ। ओके, तो ये एक पाथवे है। एंड ऑब्वियसली हु विल इन्फ्रिंज माय सिविल राइट? ऑब्वियसली दैट पर्सन इज द डिफेंडेंट। वो डिफेंडेंट ही पर्सन है जो मेरा सिविल राइट इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक, अब देखिए प्लेंट क्या है? ये भी एक बहुत फेमस लैंडमार्क जजमेंट में इसका डेफिनेशन दिया गया है। आई वुड लाइक टू कोट दिस। देहरादून मसूरी इलेक्ट्रॉनिक ट्रामवेज वर्सेस हंसराज, ये प्रीवी काउंसिल का है, 1933। अ सूट मीन सिविल प्रोसीजर इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग ए प्लेंट, सिविल प्रोसीजर इंस्टीट्यूटेड बाय रिप्रेजेंटिंग ए प्लेंट। अब देखिए प्लेंट को क्या, सूट को कैसे डिस्क्राइब किया? ए सूट मीन सिविल प्रोसीजर इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग अ प्लेंट। सूट क्या होता है कि सूट वो सिविल एक्शन है, वो सिविल प्रोसेस है जिसको हम स्टार्ट करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं। कैसे? प्लेंट दाखिल करके। जब तक हम प्लेंट दाखिल नहीं करेंगे तब तक सूट फाइल नहीं होगा, सूट इनिशिएशन नहीं होगा। मतलब प्लेंट दाखिल करने के साथ साथ
सूट अपने आप बन जाता है। तो सूट इज़ द प्रोडक्ट, प्लेंट मेन चीज़ है। आप जब तक प्लेंट दाखिल नहीं करेंगे तब तक सूट नहीं बनेगा, ठीक। और प्लेंट जैसे ही आप दाखिल करेंगे तब आपने ऑलरेडी सिविल प्रोसीजर कोड में अपने अपना स्टेप दे दिया है, सिविल प्रोसीजर में आप आ गए हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लेंट क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए प्लेंट को प्लेंट बनने के लिए। प्लेंट को प्लेंट बनने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। अपोजिट पार्टीज चाहिए, दो अपोजिट पार्टीज चाहिए, मतलब एक प्लेंटिफ एक डिफेंडेंट चाहिए। सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट, मतलब वही अपना किस वजह से हम झगड़ रहे हैं, सब्जेक्ट मैटर इन डिस्प्यूट किस चीज़ का झगड़ा है। माइट बी इट विल बी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, डिक्लेरेशन सूट हो सकता है, ज़मीनी विवाद हो सकती है, पार्टीशन हो सकती है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है, पहले हो गया पार्टीज, फिर सब्जेक्ट मैटर, देन कॉज ऑफ एक्शन, और उसके बाद क्लेम फॉर अ रिलीफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इंग्रेडिएंट। अब हम जब देखेंगे, फॉर ए मोमेंट प्लीज आई वुड लाइक टू टेक यू फॉर अ मोमेंट टू सेक्शन 26 ऑफ द CPC। सेक्शन 26 ऑफ द CPC में आपका हेडिंग मिलेगा इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, कैसे हम सूट दाखिल करते हैं। I would like to read the section. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint or in such other manner as may be prescribed. ठीक है। In every plaint fact shall be proved by affidavit, ये सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है, Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब। मतलब ये कहाँ बोला गया है कि आप प्लेंट दाखिल करेंगे तभी आपका सूट बनेगा, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये CPC के सेक्शन 26 में लिखा हुआ है। हम लोग ऐसे ही नहीं बोल रहे कि आप प्लेंट दाखिल करेंगे, नहीं दाखिल करेंगे तो आपका सूट बन जाएगा। हमारा इंग्रेडिएंट ऐसा क्यों होना चाहिए, वाई सूट इज इम्पॉर्टेंट, वाई प्लेंट इज इम्पॉर्टेंट, वाई कॉज ऑफ एक्शन इम्पॉर्टेंट, हम लोग ऐसे नहीं बोल रहे। ये सब कहाँ लिखा हुआ है, These all are written in section 26, institution of the suit. Every suit shall be instituted by the presentation of a plaint. प्लेंट जब आ गया तो इंग्रेडिएंट्स बाकी प्लेंट के अपने आप आ गए, मतलब पार्टीज, सब्जेक्ट मैटर, कॉज ऑफ एक्शन, क्लेम, रिलीफ आ गया। ये हो गया हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्लेंट। और जब इन्होंने यहाँ पे सेक्शन 26 में प्लेंट का जिक्र कर दिया, मतलब प्लेंट जब यही सब इंग्रेडिएंट होंगे तभी एक प्लेंट बनेगी। अब एक लाइन को आप थोड़ा स्ट्रेस दीजिए, एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेंट और इन सच अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आता है कि प्लेंट से ही सूट हो सकता है क्या, कोई अदर फॉर्म से हम सूट नहीं दाखिल कर सकते। तो यही बात सेक्शन 26 ने क्लियर किया है कि प्लेंट सूट दाखिल करने के लिए प्लेंट चाहिए और इन एनी अदर मैनर एज में बी प्रेस्क्राइब, मतलब पिटिशन हो, एप्लीकेशन हो, उससे भी हम सूट दाखिल कर। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे पिटिशन और एप्लीकेशन को भी डिफरेंस हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये आप जान लीजिए कि प्लेंट, पिटिशन, एप्लीकेशन, ये 3 वर्ड इस्तेमाल होती है। आप हिंदू मैरिज एक्ट में जाएंगे, हिंदू मैरिज एक्ट में आपको पिटिशन और एप्लीकेशन ये वाले टर्म्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों सिनोनिमस नहीं है, ठीक है। अब एक सुप्रीम कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का एक केस है जिसमें इन्होंने इन तीनों को अलग किया है, इन तीनों टर्म को डिफर किया है। एंड द केस नेम इज श्रीमती बेबी देव वर्सेस अजीत देव 2007 Guwahati High Court, where the Honorable High Court held that the 3 words are differ from each other. Petition is not a plaint. Application and petition are synonymous.
आप एप्लीकेशन और पिटिशन को सिनोनिम में ले सकते हैं, लेकिन पिटिशन प्लेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि पिटिशन में प्लेंट का इंग्रेडिएंट नहीं है। प्लेंट कब प्लेंट बनता है? जब उसमें प्लेंट के इंग्रेडिएंट्स होंगे, तब वो प्लेंट बनता है। लेकिन अगर प्लेंट में प्लेंट के इंग्रेडिएंट्स नहीं है, देन इट इज़ नॉट अ प्लेंट, इट कैनॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्लेंट। तब उसको स्वीकार योग्य नहीं है, वो मेंटेनेबल ही नहीं है। दूसरा केस, प्रेमराज वर्सेस रामचरण 1974 सुप्रीम कोर्ट। एप्लीकेशन इज ए रिक्वेस्ट टू ए जुडिशियल ऑफिसर। एप्लीकेशन क्या बोल रहा है इस केस में? एप्लीकेशन को डिफाइन किया है कि क्या है एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इज ए रिक्वेस्ट टू ए जुडिशियल ऑफिसर। एप्लीकेशन इज a way to request, it means to request to the court to grant relief. अब एप्लीकेशन क्या है? एक जेनस है। अब देखिए, इफ़ यू कैन रिमेंबर कि हम लोग कोई भी स्कूल से छुट्टी चाहना होता था तो हम लोग प्लेन डालते थे क्या? हम लोग एप्लीकेशन डालते थे प्रिंसिपल साहब के सामने, क्लास टीचर के सामने। क्या देते थे हम लोग? एप्लीकेशन देते थे। या आज भी अगर हम लोग जॉब में नहीं जा पाते हैं तो हम लोग क्या डालते हैं? लीव एप्लीकेशन डालते हैं। क्यों? बिकॉज एप्लीकेशन इज अ जेनस। एप्लीकेशन एक वाइडर टर्म है, एप्लीकेशन बहुत बड़ा टर्म है। एप्लीकेशन ये ज़रूरी नहीं है कि आप जुडिशियल ऑफिसर के सामने ही हो। लेकिन यहाँ पे इस केस में प्रेमराज वर्सेस रामचरण में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि एप्लीकेशन जो है ये एक रिक्वेस्ट है। किसके सामने? जुडिशियल ऑफिसर के सामने, मतलब कोर्ट के सामने। ठीक। अदरवाइज हम लोग एप्लीकेशन प्रिंसिपल के सामने भी लिखते थे बचपन में कि हमारा पेट दर्द है, सर दर्द है, एंड आई हैव टू गो टू होम, एंड दैट इज़ वाई, एंड ऑल्सो फॉर दिस ऑल्सो कि कल हमारे घर में कुछ ऐसा था जिसकी वजह से आज हम आए नहीं थे। और ज़्यादातर हम लोग जब अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं होता था तब हम लोग ऐसे काम करते थे। ओके, देन I would like to going to discuss the third case, which is Philip versus Director of Enforcement 1976 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे इन्होंने एप्लीकेशन और पिटिशन को सिनोनिम बताया है। As far as law is concerned, एप्लीकेशन एंड पिटिशन आर सिनोनिमस। एप्लीकेशन एंड पिटिशन ये दोनों सिनोनिम है, लेकिन प्लेंट नहीं है। प्लेंट अलग चीज़ है। Why? Because plaint is the creation of CPC. In section 26 of CPC itself says that a suit shall be instituted by the presentation of the plaint. प्लेंट किसकी क्रिएशन है? प्लेंट CPC की क्रिएशन है। एप्लीकेशन एक वाइडर टर्म है। ठीक है, एप्लीकेशन एक वाइडर टर्म है। As far as law is concerned, application and petition are synonymous, a written statement of material fact to grant a relief. एप्लीकेशन हो, हम लोग क्या एप्लीकेशन जज साहब के सामने दे सकते हैं, मतलब जुडिशियल ऑफिसर के सामने देते हैं, तो क्या पिटिशन नहीं दे सकते? पिटिशन भी हम लोग बिफोर अ जुडिशियल ऑफिसर हम लोग दे सकते हैं। ये पिटिशन वर्ड आपको मेनली हिंदू मैरिज एक्ट में मिलेगा। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको पिटिशन, एप्लीकेशन ऐसे टर्मिनोलॉजी मिलेंगी। आप देखिए कि हम लोग अभी यहाँ तक क्लियर है कि प्लेंट जो है वो CPC का क्रिएशन है। एंड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्लेंट और इन एनी अदर मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द लॉ। मतलब और क्या क्या हम लोगों को लॉ प्रेस्क्राइब करता है? एप्लीकेशन भी प्रेस्क्राइब करता है, पिटिशन भी प्रेस्क्राइब करता है। लेकिन प्लेंट, एप्लीकेशन और पिटिशन ये तीनों सिनोनिमस नहीं है। वाई? बिकॉज प्लेंट इज द क्रिएशन ऑफ CPC। प्लेंट को किसने बनाया? CPC ने बनाया। प्लेंट के कुछ अपने अलग यूनिक फीचर है जिसको पूरा होना पड़ता है, कुछ इसके इंग्रेडिएंट है जो अगर पूरा नहीं होता है तो प्लेंट नहीं होता है। एप्लीकेशन और पिटिशन ये दोनों को आप एक सिनोनिम के तरह देख सकते हैं। इसको एक इन जनरल पार्लेंस आप एक ही हिसाब से देख सकते हैं।
ये दोनों क्या करते हैं, एप्लीकेशन मोस्टली हम लोग इसलिए देते हैं कि एक रिक्वेस्ट फॉर्म में देते हैं। पिटीशन और एप्लीकेशन इसलिए दिया जाता है कि हम लोग स्टेटमेंट मटेरियल फैक्ट उसमें डिस्क्राइब कर रहे हैं, वाई टू ग्रांट रिलीफ इन ए रिक्वेस्ट फॉर्म। ओके, ये कहाँ पे क्लियर हुआ, सिनोनिम है, ये कहाँ पे क्लियर हुआ, ये फिलिप वर्सेस डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट 1976 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट एज फार एज लॉ इज कंसर्न, जहाँ तक लॉ कंसर्न है, बाहर की तो बात अलग है, अब जहाँ तक लॉ कंसर्न है वहाँ तक एप्लीकेशन एंड पिटीशन आर टू बी कंसिडर्ड एज सिनोनिमस। ठीक है, अब देखिए प्लेंट क्या है। प्लेंट में, प्लेंट होने के लिए प्लेंट का इंग्रेडिएंट अभी हम लोगों ने देखा है कि क्या है, पार्टीज है, देन सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट है, देन आता है कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट, देन कॉज ऑफ एक्शन एंड देन रिलीफ क्लेम। ये 3-4 चीज़ें इंग्रेडिएंट जो है ये प्लेंट में होना पड़ता है। अब देखिए कि प्लेंट कब बनता है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तब प्लेंट नहीं बनेगा। अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी प्रोवाइड्स दैट अ सूट कैन बी फाइल्ड बाय ए प्लेंट और इन एनी अदर वे विच इज प्रेस्क्राइब्ड बाय लॉ। प्लेंट किसका क्रिएशन है, सीपीसी का क्रिएशन है। हिंदू मैरिज एक्ट में आपको दोनों टर्मिनोलॉजी मिलेंगे, पिटिशन एंड एप्लीकेशन, दोनों टर्मिनोलॉजी आपको मिलेंगे। प्लेंट इज द क्रिएशन ऑफ सीपीसी एज पर सेक्शन 26 ऑफ सीपीसी। पिटिशन कैन बी, पिटिशन क्या प्लेंट नहीं हो सकता, पिटिशन भी प्लेंट हो सकता है। कैसे, एक पिटिशन अगर आप फाइल करते हैं एंड इफ दैट पिटिशन इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, then the petition also became a plaint. Again I am repeating, अगर आप कोई पिटिशन फाइल कर रहे हैं तो क्या वो प्लेंट नहीं बन सकता, बन सकता है। इफ दैट पिटिशन इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 1, ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, हाउ टू ज्वाइन पार्टीज। अब रेंडमली पार्टीज नहीं डाल सकते हैं किसी भी सिविल सूट में, पार्टीज आप कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ये आता है आपका ऑर्डर 1 आपको बताता है। इफ दैट पर्टिकुलर पिटिशन इज गवर्न्ड बाय, उस पिटिशन में ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज है ऑर्डर 1, देन ऑर्डर 2 क्लेम्स है, ऑर्डर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेंट है, प्लेंट किस हिसाब से प्रिंसिपल, प्लेंट का सारा प्रिंसिपल उसने फॉलो किया है, देन लास्टली ऑर्डर 7 फॉर्मेट ऑफ प्लेंट, किस हिसाब से प्लेंट लिखा जाएगा। अभी हम लोग उतना डेप्थ में नहीं जा रहे हैं ऑर्डर 1, 2, 6, 7 का, इसके इतना डेप्थ में हम लोग नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन इसको पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे इसको, वाइडर डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आप एक जनरल पार्लेंस में रखिए कि पिटिशन कैन ऑल्सो बिकम ए प्लेंट इफ दैट पिटिशन इज गवर्न्ड बाय ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6 एंड ऑर्डर 7। मतलब 4 कॉर्नर जो है 1, 2, 6, 7, ऑर्डर 1 ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, ऑर्डर 2 क्लेम्स, ऑर्डर 6 प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेंट एंड ऑर्डर 7 फॉर्मेट ऑफ प्लेंट। ये सब अगर है तो ये पिटिशन भी प्लेंट के दर्जे में आ जाएगा। मतलब जो हम लोग प्लेंट डालते हैं उस प्लेंट में कौन से रूल फॉलो करता है एक प्लेंट, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 6, ऑर्डर 7। मतलब इन सिंपल वर्ड्स क्या है, प्लेंट में क्या क्या होता है, 1267 के अंदर अगर है to easy to remember, I'm just telling you the trick, what, how to remember these 4 orders, you can remember these 4 orders through this। प्लेंट में 1267 होना चाहिए, मतलब 1267 क्या है, ऑर्डर 1 ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, 2 आपका क्लेम, 6
6 है आपका ये प्रिंसिपल्स ऑफ प्लेंट एंड 7 फॉर्मेट ऑफ प्लेंट 1267 1267 ये अगर हो गया देन द पिटिशन ऑल्सो बिकेम अ प्लेंट। मतलब प्लेंट यही रूल गवर्न करके ही प्लेंट बनता है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड आई वुड लाइक टू शेयर वन थॉट कि कभी if you are a judicial aspirant and if you people are thinking about to achieve something bigger in your life, then कभी ये मत सोचना अगर ना हुआ तो ये वाला शब्द अपने दिमाग से हटा दीजिए, ठीक है? क्योंकि हौसला ज़रूरी होता है। हम लोग हारते हैं, गिरेंगे, थकेंगे, रुकेंगे, हारेंगे, रुकना नहीं है। तब तक जान लगा दीजिए जब तक नहीं होता है। लेट्स सी कैसे नहीं होता है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे। इफ यू लाइक माय वीडियोस एंड इफ दिस वीडियोस आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and share my channel and be with me from today. There will be definitely one videos regarding any of the subjects of law, any of the topic of law, definitely one videos. Please be with me and thank you so much.